नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पर हाई लेवल मीटिंग जो है वो हो रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में एनएसए के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में कार्रवाई पर प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है। पीएम को सुरक्षा बलों की तैनाती पर पूरी जानकारी दी गई है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है। आतंक विरोधी कार्रवाई पर पीएम को यह जानकारी दी गई है। वहीं सेना की तैनाती पर भी अमित शाह के साथ चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने एलजी मनोज सिन्हा से भी बात की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पर एलजी से भी बात की गई है। यानी आप देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक के बाद एक 3 हमले सामने आए हैं पिछले 3 दिनों में, उसको लेकर अब सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। और आज ही प्रधानमंत्री को अपने पहले, यानी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तीसरी बार पीएम के रूप में शपथ ली है और आज उसके बाद वो पहले विदेश दौरे पर जा रहा है, उससे पहले प्रधानमंत्री ने ये जो समीक्षा बैठक है वो की है। आतंक विरोधी कार्रवाई पर पीएम को सभी जानकारी दी गई है। सेना की तैनाती पर भी अमित शाह के साथ चर्चा हुई है। एक के बाद एक जम्मू में आतंकी हमला, लेकिन आतंक को लेकर किस तरीके से अब जवाब दिया जाए, इसको लेकर अब समीक्षा बैठक हो रही है। अब देखना यह होगा कि क्या कोई बड़ा एक्शन इस बाबत लिया जा सकता है कि इस तरीके से आतंकी हमलों को रोका जाए। इससे पहले आपने डीजीपी का बयान सुना। जिस तरीके से डीजीपी ने कहा, आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर डीजीपी भी बोले हैं। तो देखिए आप, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर डीजीपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हमलों में पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ हो सकता है, एक बड़ी शंका भी डीजीपी ने जताई है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक एक आतंकी को ढूंढ कर मारा जाएगा। डीजीपी की तरफ से यह एक कड़ा बयान सामने आया है। एक के बाद एक आतंकी हमले, लेकिन साफ तौर पर अब डीजीपी की प्रतिक्रिया, साफ तौर पर जो सरकार की तरफ से भी बैठक हो रही है, वो भी मंशा जो है काफी हद तक क्लियर करती नजर आ रही है कि पाकिस्तानियों को अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आप देखिए, बैठक में पीएम को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई है। एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग जो है वो हो रही है और प्रधानमंत्री को सारी जानकारी दी गई है। और उससे पहले देखिए, डीजीपी जो है उन्होंने साफ कर दिया है कि किस तरीके से एक एक करके आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किया जाएगा और वो बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, पर यह है कि वो कानून के बाहर है और उनका कोई आगे पीछे नहीं है, इसलिए उनकी नुकसान करने की क्षमता ज़रूरत से ज़्यादा दिखती है। अब ये गिन गिन के एक एक करके इनको बाउल वाइज हमने 1995 से लेकर 2005 के बीच में, जब इन लोगों ने 10 साल तक जम्मू की रीजन को पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन को उथल पुथल करने की कोशिश करी, पर लोगों ने डटे रहे और फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री, उन्होंने अपनी एजेंसीज अपनी पूरी ताकत भिड़ा दी और इनको नास्तो नाबूद करने में कामयाब हुए। फिर उसी तरीके का एक चैलेंज अगर हमारे सामने दुश्मन रख रहा है तो हम एकदम से दृढ़निष्ठ हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे। चुन चुन कर, एक एक कर, हम ज़्यादा तो तादाद नहीं हैं, हम इनको मार गिराएंगे और हर एक के लाइफ स्पान जो है अंदर घुसने के बाद उसको छोटे से छोटे कर देंगे और इनको ख़त्म कर देंगे। और इस पूरे मामले पर इस वक्त हमारे साथ 3 हमारे जो 2 संवाददाता और 1 मेहमान जो है वो बनेंगे। आपका सभी से परिचय करा देते हैं। आप देखिए, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारे साथ आसिफ बने हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर घाटी में इस वक्त क्या हालात है। वहीं जो प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग है, जिस पर एक एक करके तमाम जो मंत्रालय है वो प्रधानमंत्री को जरूरी जानकारी भी दे रहे हैं, उस पर प्रशांत देव हमारे साथ जुड़ेंगे और रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हम सभी से चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं करना चाहूंगी
प्रशांत देव आपसे, क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, इस वक्त क्या अपडेट है प्रशांत? वहां पर बैठक चल रही है, बैठक में कौन कौन है और क्या माना जाए कि इस बार की जो बैठक है, क्योंकि ये थर्ड टर्म है एनडीए का, और ऐसे में जो यहां से मीटिंग का जो भी लबोलबाब आएगा वो एक बेहतर और एक गहरा संदेश भी देगा। देखिए दिव्या, ऐसा है कि प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और के साथ ये बैठक की है और विषय जो है जम्मू कश्मीर में जो लगातार घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के ये समीक्षा बैठक की गई है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। जो पहले एक जानकारी आई थी कि इसमें कुछ पाकिस्तानी एंगल है, विदेशी एंगल है, वो भी जांच पड़ताल किया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है और ऐसा क्यों हुआ, और तमाम लोगों से बातचीत भी की है। जो जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री ने देश के गृह मंत्री से बात की है जिसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। जो उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उनसे भी बात की है और उन लोगों के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वहां पे स्थिति अचानक ऐसे क्यों बिगड़ी। जब अभी कुछ ही दिन पहले शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न कराए गए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आई, तो उसके बाद अचानक ये 9 जून से लेकर के रियासी घटना से लेकर के ये 12 जून तक अचानक ये आतंकवादी घटना क्यों हुई, इसके पीछे कौन है, क्या साजिश है, और क्या जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, स्लीपर सेल है, अचानक एक्टिव हो गए, कौन से संगठन है जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है। ये तमाम चीजें जो है प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, इसकी गंभीरता को समझते हुए उन्होंने बैठक की है अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सभी का ब्रीफ उनको दिया है। अब उसके बाद निर्देश भी दिए जाएंगे। ये बात तो सच है कि 2 आतंकी मारे भी गए हैं, कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन क्या ये कहीं रिवाइवल तो नहीं है आतंक का, इस तरीके से तो नहीं इसको देखा जा रहा है। ये एक विशेष बात है समझने की, जिसको कि शायद प्रधानमंत्री ने इस बात की चिंता जताई होगी कि अचानक इस तरह की घटना यहाँ पे क्यों हुई, और सब कुछ इतनी मजबूती से पहरेदारी होने के बावजूद सब हर जगह सेना है, पुलिस है, और सबकी सुपरविजन होने के बाद बैक टू बैक यानी कि जैसा वो करना चाहते थे वैसा उन्होंने किया। आप इसके पहले आप देखिए तो इक्का दुक्का घटनाएं बीच बीच में आती थी, जैसे कि उत्तर भारतीय लोगों को गोली मार दी, तो अपने प्रेजेंस दिखाने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी इस तरीके से लगातार ये घटना हुई है और गंभीर तरह की घटना हुई है, तो उसको लेकर के शायद प्रधानमंत्री ने चिंता जताई होगी और उसको लेकर बैठक की है। और जैसा कि जानकारी मिली है कि गृह मंत्री से भी बात की है, मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल हैं उनसे भी बात की है, और उसके बाद जो फीडबैक लेने के बाद निर्देश भी जारी किए जाएंगे। ठीक है प्रशांत, अब जो हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी जी जुड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं। टीपी त्यागी जी, ये बताइए कि ये जो तमाम हमले हो रहे हैं ये घाटी में नहीं हो रहे, ये उन इलाकों में हो रहे हैं जहां माना जा रहा था कि आतंकियों का करीब करीब सफाया हो चुका है, और पिछले 2-3 दशकों में कोई ऐसी एक्टिविटी भी वहां पर नजर नहीं आई थी। तो अब ये हमले क्या कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पहले तो कारण समझ लीजिए, ये हमलों के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र दिखाई देता है। सवाल ये है कि चाइना के सामने हमने मिरर डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। उस मिरर डिप्लॉयमेंट के लिए हमने पीर पंजाल रेंजेस के साउथ से, यानी कि जम्मू में, रजौरी में, पुंछ में जो अपने ट्रूप थे, उन ट्रूप को वहां पर भेजा था। तो यहाँ पे ट्रूप की डेंसिटी कम हो गई थी। अब चाइना ये चाहता है शायद कि उसने पाकिस्तान को कहा हो कि आप यहाँ से आतंकी घटनाएं कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रूप कम हो गए हैं। अब उस ट्रूप को उनको चेक करने के लिए हमको बुलाने पड़ेंगे अपने फौजी LAC से, जो चाइना के हित में होगा। एक कारण तो ये है। एक दूसरा कारण ये है कि पीर पंजाल रेंजेस के नॉर्थ के अंदर जो अब तक घटनाएं होती थी, वहां पे ऑपरेशन ऑल आउट में इतना अच्छा काम किया गया कि वहां जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे वो करीब करीब स्लीपिंग सेल करीब करीब खत्म हो गए। मगर अब जो आतंकी आ रहे हैं, इनको अब ये डर लगने लगा कि अगर हम घटना करने के बाद वापस किसी गांव में जाके छिपेंगे तो हमारा सुराग बता दिया जाएगा। लिहाजा इस एरिया में जंगल और पहाड़ और ब्रोकन लैंड ज्यादा है, तो वो हमला करने के बाद उस जंगल और पहाड़ में छुप जाते हैं। ये तो रहा कारण। लेकिन कारण कुछ भी हो, पाकिस्तान कुछ भी चाहे, क्या हम दूसरे के ऊपर दोषी मरते रहेंगे?
बैठकें पहले भी हुई है, जवाब पहले भी दिया गया है। अब मान लीजिए अगर जवाब दे दिया गया तो क्या वो सॉल्यूशन है? मेरी निगाह में नहीं। आवश्यकता ये है कि हम जवाब तो दे ही दें, हम इसकी पुनरावृत्ति को कैसे रोकेंगे कि ये दोबारा ना हो। अब आप एक बात सोचिए कि हम जैसे कहते हैं ना कि भगवान तुम्हारे अंदर है और तुम बाहर घूमते फिर रहे हो। जो प्रॉब्लम है वो हिंदुस्तान में है, प्रॉब्लम पाकिस्तान की तो पाकिस्तान चाइना को तो हम देख ही लेंगे। देखिए TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट जिसने हमला किया उस बस के ऊपर, उसने ये भी कहा कि ये आने वाले समय में होने वाले हमलों की श्रृंखला का शुभारंभ है, ये प्रारंभ है। इसके बाद और होगी घटनाएं और 4 दिन में 4 घटनाएं हो भी गई। और TRF जो है वो असलियत में लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है और लश्कर-ए-तैयबा जैसे 30 संगठनों ने POK में बाकायदा एक शपथ ली है कि हमें कश्मीर में इंस्टेबिलिटी करनी है। अब जो इंस्टेबिलिटी करनी है वो कैसे करेंगे? क्या वो बगैर ओवरग्राउंड वर्कर के कर सकते हैं? और जो ओवरग्राउंड वर्कर या स्लीपिंग सेल है उन्हें ताकत, समर्थन, इम्यूनिटी या वृद्ध हस्त कहां से? त्यागी साहब, आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आतंक विरोधी कार्रवाई पर PM को जानकारी दी गई है। इस वक्त की एक अहम खबर, सेना की तैनाती पर भी अमित शाह के साथ चर्चा हुई है और PM मोदी ने LG मनोज सिन्हा से भी बात की है। तो अहम खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पर LG से भी बात की गई है। त्यागी सर, आपके पास लौटूंगी, एक बार फिर से आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इस वक्त देखिए आसिफ हमारे साथ बन गए हैं ग्राउंड जीरो पर। आसिफ, ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग को लेकर भी बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, चूंकि अभी आम चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, उस जो स्टेट है उसको विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये भी एक बड़ी मांग है। और आम चुनाव में देखा गया कि आम लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है। ऐसे में हमले होना, क्या कहता है? देखिए, इसकी काफी सारी रीजन अभी समझ आते हैं। हालांकि जो सुरक्षा एजेंसीज है, फोर्सेस है, वो सारे अभी इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इन हमलों को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। और सबसे बड़ा जो पहला हमला हुआ था वो ठीक तब हुआ रियासी के इलाके में इतवार के दिन, जब प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति भवन में शपथ ले रहे थे। उसके बाद केवल 90 घंटे के समय दोबारा से एक के बाद एक 4 हमले हो जाते हैं, जिसने जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उसे एक तरह से चरमरा दिया। और यही कारण है कि पहले गृह मंत्री ने खुद LG मनोज सिन्हा से बात की, उसके बाद अब प्रधानमंत्री ने भी LG मनोज सिन्हा से बात की। हालांकि रियासी हमले के बाद ही जो LG मनोज सिन्हा है उन्होंने एक उच्च स्तर की बैठक की थी, उसके बाद यूनिफाइड हाई कमांड की भी बैठक की थी, लेकिन उसके बावजूद हमलों पे अंकुश नहीं लग सका। अब हमारे जो सूत्र है, जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स इंटेलिजेंस में है, उनसे जब हम बात करते हैं तो वो बताते हैं कि जिस प्रकार से देखा गया है कि कश्मीर घाटी में धारा 370 हटने के बाद हालात पर काफी काबू नजर आ रहा था। यहां पर जो मिलिटेंट गतिविधियां, आतंकी गतिविधियां है, वो काफी हद तक उस पर अंकुश लगा दिया गया था। और उसके बाद ही जो आतंकियों की रणनीति है वो शिफ्ट हो गई जम्मू की तरफ। और 2021 से ही जम्मू में देखा जा रहा है कि पहले राजौरी और पुंछ इलाके में एक के बाद एक कई हमले वहां पर सेना पर हुए, इंडियन एयरफोर्स पर इसी पिछले महीने मई के महीने में हमला हुआ था। और करीब अगर 2001 से देखा जाए तो राजौरी और पुंछ के इलाके में ही 35 से ज्यादा जो सेना के जवान या अफसर हैं वो इन हमलों के दौरान मारे गए। और अब रियासी और हीरानगर तक ये हमले पहुंच चुके हैं। जो पहले पुंछ और राजौरी में केवल जम्मू में देखे जा रहे थे, वो अब जम्मू के दूसरे इलाकों की तरफ फैल रहे हैं। डोडा में भी हमला हुआ और यह काफी चिंता का विषय सुरक्षा एजेंसीज के लिए है। और उनका टाइमिंग को लेकर यह कहना है कि वो अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ये जो प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ ली है देश में, क्या ये उससे जोड़कर है या आतंकी इंतजार कर रहे थे कि इस वक्त जो तस्वीर है ग्राउंड जीरो पर वो कितनी जो है बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो पहले की तस्वीर और एक के बाद एक जो ये 3 हमले हुए हैं उसके बाद क्या कुछ तस्वीर वहां पर बदली हुई नजर आ रही है? किस तरीके से अब जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे चाक चौबंद किया गया है?
देखिए, दो तस्वीरें हैं, एक कश्मीर घाटी की, दूसरे जम्मू रीजन की। कश्मीर घाटी में अभी भी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाको चौबंद है, टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है और यहां पर एक तरह से हमलों में काफी हद तक अंकुश लगा दिया गया है। लेकिन जम्मू में इस समय काफी उथल पुथल चल रही है। एक रियासी हमले के बाद 11 पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमें बनाई गई थी जो उन आतंकियों की तलाश में पूरे इस इलाके को छान रही है। वहां पर अभी भी अभियान चलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ हीरानगर में यह हमला हुआ जिस पर पुलिस का कहना है कि वो हमला करने वाले आतंकी ताजा ही घुसपैठ करके जम्मू के इस इलाके में पहुंचे थे और उसके साथ जो उसके बाद डोडा में अटैक हुआ। तो जम्मू में पूरा जो इस समय सुरक्षा व्यवस्था है वो उथल पुथल है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द हमलों पर अंकुश लगाया जा सके। हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और जम्मू और सभी इलाकों में इस समय फोर्सेस हाई अलर्ट पर है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चिंता की बात यह है जो खुद डीजीपी और सेना के आला अधिकारियों ने भी स्वीकारा है कि जम्मू कश्मीर में इस समय 100 से ज्यादा फॉरेन आतंकी यानी पाकिस्तानी आतंकी मौजूद है जो एक बड़ा चैलेंज पोज कर रहे हैं सिक्योरिटी सिचुएशन को। और न केवल जम्मू में बल्कि उनकी तादाद कश्मीर घाटी में भी मौजूद है जो कभी भी फोर्सेस पर हमले कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर आसिफ आपको देते नजर आ रहे हैं कि अभी भी जो आतंकी हैं और उनकी तादाद 100 से ज्यादा हो सकती है वो मौजूद है। टीपी त्यागी साहब आपके पास लौटना चाहूंगी। आपने वजह तो हमें बताई, अब आप ये बताइए कि कौन से कड़े कदम हैं जो इस वक्त नीड ऑफ एन आवर होने चाहिए। ये जो हमले हैं ये हुए नहीं है, ये हमले करवाए जा रहे हैं और ये बेकार की बातें हैं कि साहब पाकिस्तान के लिए टाइमिंग सूट करती थी। अरे करती होगी, क्या उसकी टाइमिंग सूट करने की वजह से हम अपने लोगों को मरवाते रहे? मेरा सवाल है पहले वो जो अंतरंगी है। आप एक सवाल पूछिए, पहला सवाल ये कि वो कश्मीर में कौन सा नेता है जो 7% वोटों के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हो? वो कौन सा नेता है जिसने ये कहा हो कि पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी है क्या? वो कौन सा नेता है जिसने ये कहा हो कि अगर चाइना की गवर्नेंस हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा? और अभी इन हमलों के लिए रिएक्शन देते हुए वो कौन सा नेता है जिसने ये खिल्ली उड़ाई हो कि अरे देखो 370 हटने के बाद भी आतंकी है ना, आतंकी घटना हुई ना? वो नेता का नाम, मैं चूंकि एक फौजी हूँ, डरता नहीं हूँ, डिप्लोमेट भी नहीं हूँ, उसका नाम है फारूक अब्दुल्ला। एक आदमी को सबसे पहले जेल में डाल दिया जाए, आप देखेंगे आधा काम खत्म हो जाएगा। ये पहला काम जो इंटरनल शुरू हो। दूसरा काम जो हमारे हाथ में है वो है हमारी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, यानी कि अपनी जमीन से हम अपनी मिसाइल को फायर करें और दुश्मन की जमीन के जिसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे पास है, जहां पे उनके 100 आतंकी जमा है, उनको खत्म किया जाए। और इसमें कई अगली पंचवर्षीय योजना तक सोचने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल। घर में आग लग जाए तो मैं नियम, कायदे, कानून या संविधान के पास नहीं जाता, मैं इमीडिएट एक्शन लेता हूँ। ये एक्शन लिया जाए। तीसरी बात, आपने आर्मी के अंदर सुना कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन तीनों को मिला के थिएटर कमांड बनाई जा रही है। क्यों? इसलिए कि रिएक्शन टाइम कम हो जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता क्या? यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आर्मी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और इसलिए अब जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस है और फिर ये ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं और उस ऑपरेशन में लंबा समय लगता है। अगर एक सिंगल कमांड होती बजाय ज्वाइंट ऑपरेशन के विद वन कमांडर तो रिएक्शन टाइम कम हो जाता और आतंकियों को भागने का मौका नहीं मिलता। ये काम किया जा सकता है, इसका इजीली बी डन। और एक अगली बात, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को तुरंत बदला जाए। इसलिए नहीं कि वो कोई कमजोर है या खराब है, इसलिए कि एक सिविलियन को ये तजुर्बा 24 घंटे भी ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में रहने का नहीं है जब आर्टिलरी की शेलिंग हो रही हो। ठीक है त्यागी साहब, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि ये षड्यंत्र है, ये हमले जो हैं वो कराए जा रहे हैं और ये दहशतगर्दी से ज्यादा साजिशन हो रहे हैं। प्रशांत देव आपके पास लौटना चाहूंगी। प्रशांत, चूंकि इस वक्त देखिए तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले चुके हैं पीएम के तौर पर, लेकिन इस बार जो सरकार है वो बैसाखियों के सहारे है। तो इस बार जो ये इस तरह के लगातार हमले हो रहे हैं, देखिए 2019 के बाद एक बड़ा जो नैरेटिव सेट हुआ कि जम्मू कश्मीर के संविधान में तब्दीली हुई और उससे जो स्थिति है वो बहुत मजबूत नजर आ रही थी। लेकिन अब इस तरह की स्थिति एक बार फिर से सवाल खड़े कर रही है, यानी कि इस तरह की जो बैठक हो रही है अब उससे यही उम्मीद जताई जा रही है कि कोई कड़े आदेश वहां से लागू किए जाएं।
देखिए, कल जब गृह मंत्री ने अपना पदभार संभाला था तो उन्होंने भी इस आतंकी हमले पर उन्होंने चर्चा की है, अधिकारियों से बातचीत की है और उनको जो मैसेज देना था उन्होंने मैसेज भी दे दिया जम्मू कश्मीर तक। लेकिन जब प्रधानमंत्री बैठक करते हैं, प्रधानमंत्री जब समीक्षा करते हैं, तो ये मामला आंतरिक होने के साथ साथ जो बाहर से विदेशी ताकतें अगर इसमें कोई शामिल हैं, चाहे पड़ोसी देश हो, तो उसको भी इस समीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री की नज़र अगर समीक्षा करने की जरूरत पड़ी, प्रधानमंत्री ने अपनी इस पर नज़र बनाई हुई है, प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी चिंता जताई है, तो इसका व्यापक मतलब निकाला जाना चाहिए और उसकी व्यापकता इसी से समझी जा सकती है कि मामला गंभीर लगा है। इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ ये बैठक की। सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और आसिफ आपका भी, और टीपी त्यागी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।